कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम औरंगज़ेब के विषय में पढ़ने वाले हैं। औरंगज़ेब आज जो है वो मध्यकालीन भारत का लास्ट क्लास है। मध्यकालीन भारत आज ख़त्म होने वाला है इतिहास का। तो औरंगज़ेब के विषय में आज हम देखेंगे। तो औरंगज़ेब का दो हम इससे पहले शाहजहाँ के केस में देखे थे कि औरंगज़ेब ने क्या किया था। तो 1658 ईस्वी में एक बार कोरोनेशन किया था। आगरा फोर्ट पे अपने पिता पे मतलब आगरा फोर्ट पे अतिक्रमण करके उस पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था और पिता को अपने जो शाहजहाँ जो इसका पिता था उसको जेल खाना में रख दिया था, मतलब कैद कर लिया था। और उसके बाद फिर 1660 ईस्वी में दूसरे बार कोरोनेशन होता है इसका। वो कहाँ होता है तो रेड फोर्ट में होता है। और उसके पश्चात सबसे पहले इसके जन्म से अभी तक डिटेल का देखेंगे। तो औरंगज़ेब का जो शासनकाल रहता है वो 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहता है। और हम देख चुके हैं इससे पहले कि औरंगज़ेब का और जो 3 भाई था उस तीनों को फिर औरंगज़ेब ने मार दिया था और उसके बाद अपना सत्ता हासिल किया था मुग़ल साम्राज्य का। तो इसका जो शासनकाल था वो 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहता है। इसका जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उज्जैन के दोहाद में हुआ था। उज्जैन कहाँ पे है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे उज्जैन में ही महाकाल टेम्पल है। तो महाकाल का दर्शन करने जाएंगे तो वही जगह है उज्जैन। तो उज्जैन में इसका जन्म हुआ था। और एक्चुअल नेम जो है था इसका औरंगज़ेब का वो था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब। और इसके बाद देखेंगे जो 1637 ईस्वी में क्या होता है। तो औरंगज़ेब एक मतलब मैरिज करता है सबसे पहले। तो किससे मैरिज करता है? तो दिलरास बानो बेगम से मैरिज करता है। दिलरास बानो बेगम का क्या ओरिजिनल नाम क्या था? तो रजिया बीबी के नाम से जाना जाता है। रबिया बीबी के नाम से दिलरास बानो बेगम प्रसिद्ध थी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो राबिया बीबी है उसका वो किस नाम से फेमस थी? तो दिलरास बानो बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। और औरंगज़ेब और दिलरास बानो बेगम से एक इसका पुत्र होता है जिसका नाम दिया जाता है मोहम्मद आजम शाह। मोहम्मद आजम शाह उसका पुत्र का नाम था। अब देखेंगे कि दिलरास बानो बेगम जो है वो 1657 ईस्वी में जब अपने 5वें संतान की डिलीवरी होता है उसका, जैसे उसकी सास मरी थी 14वें में, तो इसका भी उसी तरह से मतलब डिलीवरी में कुछ गड़बड़ी होने से इसका भी मृत्यु हो जाता है। दिलरास बानो बेगम का जब 5वां संतान का जन्म होता है उसके उपरांत ही इसका मृत्यु होता है। अब 1660 ईस्वी में देखते हैं वो उसका जो दिलरास बानो बेगम का मृत्यु कहाँ होता है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में 1657 ईस्वी में उसका डेथ हो जाता है दिलरास बानो बेगम का। 1660 ईस्वी में क्या होता है? तो कंस्ट्रक्शन जो है सेकेंड ताजमहल या फिर जिसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं, तो ये एक्चुअली ताजमहल का कॉपी किया गया था, लेकिन वो भद्दा ताजमहल बना एकदम। उसका जो ब्लैक टाइप का ब्लैक ताजमहल बन गया लगभग, मतलब उतना सुंदर नहीं बना वो, मतलब बहुत ख़राब बन गया। तो उसको सेकेंड ताजमहल के भी नाम से जाना जाता है और बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। तो 1660 ईस्वी में अपने पत्नी के मकबरा के जगह पे ये बनाया गया था बीबी का मकबरा, या फिर सेकेंड ताजमहल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। अब जो है ये फिर अपना टाइटल एक लिया था औरंगज़ेब ने, आलमगीर के नाम से जाना जाता था। अब फाउंडेशन जो उस जब ये शाहजहाँ के रीजन में इसको औरंगज़ेब को कौन सा गवर्नेंस मिला था, किसका किस क्षेत्र का? तो डेक्कन का गवर्नेंस इसके हाथ में था। वो यहीं का सूबेदार था डेक्कन का। तो डेक्कन का सूबेदार था ये। तो डेक्कन का जब ये औरंगज़ेब सूबेदार था उस टाइम डेक्कन में शिवाजी के द्वारा एक मराठा साम्राज्य का स्थापना किया गया था डेक्कन में ही। और फिर उसके बाद देखते हैं कि जब ये अब शासनकाल में आया तो सबसे पहले जो कॉइन्स पे कलमा लिखा जाता था, मुस्लिम का जो कलमा होता है, तो वो कलमा को लिखना बंद करवा दिया। फिर टोबैको मतलब खैनी पे, दारू पे या फिर जुआ खेलना ये सब पे बैन करवा दिया, रोक लगवा दिया। फिर नवरोज़ जो एक पर्शियन न्यू ईयर होता है, पर्शियन लोग न्यू ईयर मनाते हैं, नया साल होता है उन लोगों का, तो उसको भी बैन कर दिया, वो भी नहीं मनाया जा सकता था। मुहर्रम जो होता है मुस्लिम लोगों का सेलिब्रेटेड किया जाता है किसके द्वारा? तो शिया मुस्लिम के द्वारा, उस पर भी बैन लगा दिया गया था औरंगज़ेब के द्वारा। फिर 1668 ईस्वी में देखते हैं कि जो हिंदू फेस्टिवल है
वो सभी हिंदू फेस्टिवल पे बैन कर लगा देता है, कोई भी हिंदू फेस्टिवल मनाया नहीं जा सकता था। अब 1669 ईस्वी में क्या हुआ, तो औरंगजेब ने 3 टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जो हिंदू का टेम्पल था 3, वो बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल अभी भी है। तो केशव राय टेम्पल जो राजा वीर सिंह के द्वारा मथुरा में बनाया गया था, तो मथुरा में राजा वीर सिंह ने केशव राय टेम्पल बनाया था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया था, जिसका डिस्ट्रॉय किया गया था, विनाश किया गया था। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। फिर दूसरा टेम्पल भी इसने डिस्ट्रॉय किया था, तो वो टेम्पल था काशी विश्वनाथ, जो अभी भी काशी में है। तो काशी विश्वनाथ किसके द्वारा ये बनाया गया था काशी विश्वनाथ मंदिर? तो राजा मान सिंह के द्वारा बनारस में काशी विश्वनाथ का टेम्पल बनाया गया था, तो अभी भी है ये। और सोमनाथ का टेम्पल जो गुजरात में है, उसको भी डिस्ट्रॉय किया था, सोमनाथ टेम्पल को भी। अब फिर सती सिस्टम जो था, सती सिस्टम जानते ही हैं कि अपने पति के, अगर किसी के पति का डेथ हो गया तो उसके साथ उसके पत्नी को भी जला दिया जाता, तो वो सती सिस्टम को भी ये रोका था, उस पे प्रतिबंध लगा दिया था। स्लेवरी मतलब गुलामी जो था, गुलामी करना किसी का, वो भी स्लेवरी सिस्टम को अंत कर दिया था। और म्यूजिक भी जो है उस पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। म्यूजिक जो कोर्ट में है, उसके दरबार में है, वो म्यूजिक नहीं बजा सकते हैं। अब ही री इम्पोज्ड जजिया टैक्स 1679 ईस्वी में, जो अकबर के द्वारा जजिया टैक्स हटा दिया गया था नॉन मुस्लिम के ऊपर, लेकिन फिर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया टैक्स फिर से ब्राह्मण पे और नॉन मुस्लिम पे लगा दिया। 1664 ईस्वी में क्या होता है, तो पहले बार जो है शिवाजी, जिसके द्वारा मराठा साम्राज्य का गठन किया गया था डेक्कन में, तो शिवाजी ने क्या किया, तो लूट लिया था इसका, औरंगजेब का जो सामान है ये सब, सूरत को लूट लिया था। तो और सूरत को जब लूट लिया तो बहुत ज़्यादा औरंगजेब को नुकसान हुआ। तब फिर एक ट्रीटी साइन किया गया, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो पुरंदर का एक संधि को साइन कर लिया गया। तो किसके किसके बीच साइन किया गया ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर? तो शिवाजी के बीच में और जय सिंह किसके तरफ से था? तो औरंगजेब की तरफ से जय सिंह आया था। तो ये शिवाजी और जय सिंह के बीच में दोनों को साइन कर लिया गया था ट्रीटी की, अब आक्रमण नहीं करेगा या फिर इसका धन नहीं लूटेगा औरंगजेब का, ये सूरत का या फिर कुछ भी हो, तो सूरत को नहीं लूटना था। इस ट्रीटी के अनुसार ये प्रावधान था। लेकिन इस ट्रीटी के बाद क्या किया, तो जय सिंह इसको शिवाजी को और शिवाजी के पुत्र को, दोनों को बुला के ले गया अकबर, ये औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब ने फिर क्या किया, धोखा से बुला के ले गया और औरंगजेब ने इस दोनों को कारागार में बंद कर दिया। लेकिन फिर किसी भी तरह से ये दोनों शिवाजी और संभाजी भागने में सक्षम हो जाते हैं, सफल रहते हैं। और फिर 1670 ईस्वी में जाकर के सेकेंड बार सूरत को लूटते हैं शिवाजी। अब 1675 ईस्वी में क्या होता है, तो औरंगजेब जो है 9th गुरु होता है सिख धर्म का 9th गुरु कौन थे? तो तेज बहादुर सिंह थे। तो तेज बहादुर सिंह को मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। अब 1682 ईस्वी में क्या होता है, तो 1682 ईस्वी में औरंगजेब साउथ इंडिया मिशन पे जाता है। तो 1682 ईस्वी में जो ये साउथ इंडिया मिशन पे जाता है, यही इसका माना जाता है कि बुरा समय इसी समय से उसका शुरू हो गया, क्योंकि वो साउथ इंडिया मिशन पे तो गया लेकिन वापस नहीं आया, वहीं पे उसका मृत्यु हो जाता है। तो 1682 ईस्वी में वो साउथ इंडिया मिशन पे गया। उस समय कितना प्रोविंस था, कितना प्रांत था जो साउथ इंडिया में, जो इसके अंदर था मुगल साम्राज्य में? तो 19 प्रांत ही था। लेकिन ये जाकर 1682 ईस्वी में 2 और प्रांत को मुगल साम्राज्य में मिलाता है। कौन कौन सा? तो गोलकुंडा और बीजापुर को। तब टोटल प्रोविंस कितना हो गया? 21 टोटल प्रोविंस हो गया। अब 1686 ईस्वी में ये बीजापुर पे कब्जा करता है, बीजापुर को कंकर करता है। और फिर 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पे अपना अधिकार जमा लेता है। फिर 1681 ईस्वी में क्या होता है, तो रिवोल्ट होता है अकबर के द्वारा, जो संभाजी उसके मदद करता है। अकबर कौन होता है? तो अकबर इसका पुत्र रहता है, औरंगजेब का पुत्र का नाम भी अकबर रहता है। तो ये वो अकबर है जो औरंगजेब का पुत्र है, उसको हेल्प मिलता है, उसका सहायता मिलता है। किसके द्वारा सहायता किया जाता है? तो संभाजी के द्वारा। और संभाजी अकबर को सहायता कर देता है और अकबर ने विद्रोह कर देता है अपने पिता के अगेंस्ट में 1681 ईस्वी में। अब 1686 ईस्वी में इसी बात से कुपित था ये औरंगजेब संभाजी से। 1686 ईस्वी में एक और घटना होता है। कौन सा घटना होता है? तो राजा राम जाट जो था, वो कुछ जाट का समुदाय, वो कुछ लोग आकर के अकबर का जो
टॉम्ब रहता है जहाँ पे उसको दफनाया जाता है, वहाँ उसके टॉम्ब में लूटपाट करता है। वहाँ पे जो भी कीमती सामान सब वगैरह सब था वो सब लूट लेता है, और अकबर का जो अस्थि था, बोन्स था, उसको फिर जला दिया जाता है। किसके द्वारा? तो राजा राम जाट के समुदाय के द्वारा। और फिर 1687 ये अकबर का टॉम्ब कहाँ पे है? तो आगरा में है। 1687 ईस्वी में क्या होता है? तो साउथ इंडिया का जो कैपिटल है वो औरंगाबाद शिफ्ट कर देता है, मतलब बना देता है औरंगाबाद। 1687 ईस्वी में साउथ इंडिया का कैपिटल औरंगाबाद कर देता है औरंगजेब ने। और फिर 1689 ईस्वी में क्या होता है? तो 1689 ईस्वी में संभाजी पे अटैक कर देता है औरंगजेब। क्यों अटैक करता है? क्योंकि 1681 ईस्वी में जो अकबर के द्वारा रिवोल्ट किया गया था उसमें संभाजी उसको हेल्प किया था अकबर को, तो इसी वजह से संभाजी से कुपित था औरंगजेब। और 1689 ईस्वी में क्या होता है? तो संभाजी पे अटैक करके उसको मार दिया जाता है, मतलब औरंगजेब उसको संभाजी को मार देता है। अब संभाजी का जो पुत्र था और संभाजी की जो पत्नी थी, तो संभाजी के पत्नी का क्या नाम था? तो येसुबाई नाम था संभाजी के पत्नी का, और उसके पुत्र का नाम था साहू। तो इस दोनों को फिर जेल भेज दिया जाता है, जेल में कैद कर दिया जाता है। और जब औरंगजेब यहाँ था, साउथ इंडिया मिशन पे था, तब मुग़ल साम्राज्य का जो शासनकाल था, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यभार था वो कौन देखता था? तो असद खान के द्वारा देखा जाता था। असद खान कौन था? तो असद खान 31 वर्ष से मुग़ल साम्राज्य में कार्यरत था, और वो असद खान औरंगजेब का बहुत ही विश्वसनीय था। तो असद खान ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो था वो रखा था, अपने कंट्रोल में रखा था औरंगजेब के अब्सेंस में, जब औरंगजेब साउथ इंडिया मिशन पे था तब। अब देखते हैं कि औरंगजेब का 1707 ईस्वी में क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे मृत्यु होता है? तो अहमदनगर में 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। फिर उसका बायोग्राफी के विषय में देख लेते हैं कि कौन सा बायोग्राफी किस नाम से इसका प्रसिद्ध है। तो आलमगीर नामा के नाम से इसका बायोग्राफी जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि औरंगजेब का जो बायोग्राफी है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आलमगीर नामा के नाम से जाना जाता है। या फिर औरंगजेब का जो आलमगीर नामा है उसका बायोग्राफी वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो काजिम सिराजी के द्वारा लिखा गया है। औरंगजेब का जो बायोग्राफी है वो काजिम सिराजी के द्वारा लिखा गया है। तो यही था औरंगजेब के विषय में। इस तरह से आज मध्यकालीन भारत ख़त्म हुआ। अब एंशियंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे और उसके पश्चात फिर जो है मॉडर्न इंडिया तक हम चलेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो देखने